गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी की क्लास में हम हमारा पहला पेपर पाश्चात्य दर्शन का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस पेपर में हम हमारे सिलेबस के आखिरी दार्शनिक इमैनुअल कांट को पढ़ रहे हैं। इमैनुअल कांट का हमने लास्ट क्लास में परिचय पढ़ा था, उनकी ज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी और हमने देश काल के बारे में भी पढ़े थे कि देश काल किस तरीके से प्राग्नुभविक तत्व हैं जो हमारे ज्ञान की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। वो प्राग्नुभविक इसलिए हैं क्योंकि वो ज्ञान से पहले हैं और ज्ञान होने के लिए हमें उनकी ज़रूरत होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि हमने पिछली क्लास में ही समझा था कि हमें ज्ञान होने के लिए या ज्ञान के निर्माण के लिए हमें संवेदनों की ज़रूरत होती है, देश काल की ज़रूरत होती है जो प्राग्नुभविक तत्व हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। जब प्रकृति से हमें संवेदन मिलता है जो देश काल से होकर गुजरता है, उसके बाद वो जिस फॉर्म में हमारे सामने आता है, बुद्धि के विकल्प उसको आकार देते हैं। तो यहाँ पर आज हम बुद्धि के विकल्पों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इन्हें बुद्धि की कोटियाँ भी कहा जाता है। कांट ने बुद्धि की कोटियों को भी प्राग्नुभविक माना है कि बुद्धि की कोटियाँ ज्ञान को उत्पन्न नहीं करती, वो ज्ञान का उपादान कारण नहीं है, लेकिन वो ज्ञान को संभव बनाती है। कि जब हमें बाह्य जगत से या प्रकृति से संवेदन मिलता है, तो सबसे पहले हमें संवेदन मिला, एक तरीके से कच्ची सामग्री मिली जो देश काल से होकर गुजरी। यहाँ पर एक बात और है कि हमें वो संवेदन एज इट इज़ नहीं मिलते। जैसे ही हम प्रत्यक्ष करते हैं और हमें जो संवेदन मिलता है, वो संवेदन वैसे का वैसा हमारे पास नहीं आता जैसा वो अपने मूल स्वरूप में होता है। तो आगे जाकर हम ये भी देखेंगे कि कांट के दर्शन में एक और संवृत्ति और परमार्थ, ये एक और विभाजन है जो आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे पैदा हो जाता है और कैसे कांट का दर्शन न चाहते हुए भी अज्ञेयवाद की तरफ बढ़ता है। तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जब हमें बाह्य जगत से संवेदन मिला जो देश काल से होकर गुजरा, उसके बाद बुद्धि की कोटियाँ आती हैं। बुद्धि की कोटियाँ उनको आकार देती है। तो एक तरीके से बुद्धि की कोटि हम ये कह सकते हैं कि एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, एकदम सही तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन वो निमित्त कारण का रोल प्ले करती है ज्ञान के निर्माण में। तो और ये बुद्धि की कोटियों को किस आधार पर और कैसे स्वीकार किया कांट ने, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत पहले अरस्तु ने जब तर्कशास्त्र के बारे में बताया, तो अरस्तु ने तर्कशास्त्र में 12 निर्णय स्वीकार किए थे। उन्हीं 12 निर्णयों के आधार पर इमैनुअल कांट अपने 12 बुद्धि के विकल्प स्वीकार करता है, लेकिन उन 12 बुद्धि के विकल्पों को उसने 3-3 करके 4 भाग या 4 वर्ग किए उसके, और हर एक वर्ग को एक मूल आधार रखा, जैसे परिमाण, गुण, संबंध और प्रकारता या विधि के आधार पर। जैसे परिमाण के आधार पर उसने 3 बुद्धि के विकल्प हैं, एकता, अनेकता और संपूर्णता। मतलब या तो सभी मनुष्य, हम इसे अगर उदाहरणों से समझने की कोशिश करें कि सभी मनुष्य संवेदनशील है, या कुछ मनुष्य संवेदनशील है, या फिर कोई एक मनुष्य संवेदनशील है। तो ये एकता, अनेकता और संपूर्णता का डिवीजन हो गया परिमाण के आधार पर, जहां मात्रा की बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये एक आधार परिमाण था, इसके आधार पर, या परिमाण, इसके आधार पर 3 बुद्धि के विकल्प बन गए। ठीक है, जो हमें मात्रा के बारे में बेसिकली बताते हैं। दूसरा आधार है गुण, इसके आधार पर भी फिर 3 बुद्धि के विकल्प है, जिसमें हमें भाव का, अभाव का और परिसीमन का पता चलता है कि कोई चीज होती है, नहीं होती है, या तो लिमिट में होती है या लिमिटलेस होती है। जैसे भाव का कहें तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो बुद्धिमान है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मान लीजिए कोई भी नाम, प्रिया बुद्धिमान है, ठीक है, या प्रिया बुद्धिमान नहीं है, तो एक में है तो भाव, नहीं है तो अभाव। या फिर जैसे ईश्वर के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारी बुद्धि के परे होता है, या ईश्वर में गुणातीत होता है, मतलब उसके गुणों की कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये एक आधार हो गया गुण, और उसके आधार पर हमने इसके 3 भाग कर लिए। अगला जो आधार है वो है संबंध। फिर इसके आधार पर उसने 3 बुद्धि के विकल्प बताए। पहला है द्रव्य और गुण का संबंध, कि कोई द्रव्य होता है और उसके अंदर कोई गुण होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य, और इसका कोई गुण है कि वो विवेकशील है। ठीक है। दूसरा कार्य कारण का संबंध है, कि मान लीजिए ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन रात होते हैं,
ठीक है। एक अन्योन्याश्रय का संबंध होता है, एक चीज दूसरे चीज पर निर्भर होती है, या फिर एक होगा या दूसरा होगा। जैसे युद्ध होगा तो या तो एक पक्ष जीतेगा या दूसरा पक्ष जीतेगा, ठीक है। जैसे महाभारत का युद्ध, या तो पांडव जीतेंगे या कौरव जीतेंगे, ये अन्योन्याश्रय, इन दोनों में से एक, ठीक है। फिर है प्रकारता या विधि का मूल आधार, इसके आधार पर फिर तीन बुद्धि के विकल्प हैं। एक है संभाव्यता असंभाव्यता का, कि चीज होगी या नहीं होगी, जैसे मान लीजिए बरसात होगी कि नहीं होगी। दूसरी सत्ता या असत्ता का, कि वो चीज होगी, मतलब मानसून में बरसात होगी ही होगी, चाहे वो जरा सी ही हो, लेकिन होगी क्योंकि वो उसका मौसम है। दूसरा एक ऐसा संबंध है जो अनिवार्यता का और अनिवार्यता का संबंध होता है, जैसे कि जब हम ये कहते हैं कि सुबह के बाद रात होगी होगी, जनवरी के बाद फरवरी आएगा ही आएगा। इन बुद्धि के विकल्पों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में इस तरह पूछे नहीं जाते, बस हम आपको बता रहे हैं कि ये बुद्धि के विकल्प होते हैं, आपका जानना जरूरी है। और जो ज्ञान होता है वो इन 12 कोटियों में से एक कोटि का ही हमें होता है, या तो हमें भाव का होता है, या अभाव का होता है, या कार्य कारण संबंध का होता है, एकता का होता है, अनेकता का होता है। इसी तरीके से इन 12 में से कोई एक कोटि का ज्ञान जरूर होता है। तो जब देश काल कि वो जो द्वार हैं उनसे संवेदन और आगे आ जाता है, तो इनमें से किसी एक कोटि में फिट होता है और फिर हमें उसका ज्ञान होता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर कांट के सामने उठता है, वो ये उठता है कि जब ये बुद्धि की कोटियां हमारे भीतर है, ठीक है, हमारी बुद्धि के भीतर है, तो क्या ऐसा नहीं है कि हमें इससे जो ज्ञान होगा वो सार्वभौमिक नहीं होगा, वो तो आत्मनिष्ठ हो गया, क्योंकि बुद्धि की कोटियां भी हमारे अंदर, आत्मनिष्ठ मतलब किसी चीज के अंदर होना। तो ऐसा नहीं, फिर उस ज्ञान को हम सार्वभौमिक नहीं कह सकते। आत्मनिष्ठ मतलब मेरा ज्ञान अलग हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति का ज्ञान अलग हो सकता है। तो कांट ये कहता है कि सिर्फ बुद्धि की कोटियों के आत्मनिष्ठ होने से ज्ञान आत्मनिष्ठ नहीं होगा, क्योंकि ये बुद्धि की कोटियां भले ही एक व्यक्ति के भीतर है, लेकिन ये समान रूप से सभी लोगों के भीतर होती है। जैसे कांट कहता है कि अगर कोई एक स्वप्न है जिसको सभी लोग एक साथ देख रहे हैं, तो वो स्वप्न सत्य है, ठीक है। तो अगर कार्य कारण की बुद्धि की कोटि मेरे भीतर है, तो कार्य कारण की बुद्धि की कोटि सभी मानवों के अंदर है, जिनमें भी बुद्धि है, जो भी मानव है, तो उनमें ये सारी बुद्धि की कोटियां होंगी, तो सबका ज्ञान इन्हीं कोटियों में से किसी एक में आएगा। अब दूसरा टॉपिक जो एक एक स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में मिल सकता है कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट माना जाता है कांट का। इसी में आगे हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। देखिए, इसे कॉपरनिकसीय क्रांति कहते हैं दर्शन के क्षेत्र में, कि कांट के द्वारा की गई कॉपरनिकसीय क्रांति। तो पहले हम ये समझे कि कॉपरनिकसीय क्रांति क्या होती है। देखिए, कॉपरनिकस मध्य युग में एक वैज्ञानिक था, एक भौतिक शास्त्री था, जिसने ये बताया कि जो सृष्टि है, या जो हमारा ब्रह्मांड है, या हमारी जो आकाशगंगा है, उसके केंद्र में पृथ्वी नहीं है, सूर्य है। वरना उससे पहले जो धर्मशास्त्री थे, जो धार्मिक ग्रंथ थे, वो ये बताया करते थे कि केंद्र में पृथ्वी और सूर्य उसकी चारों तरफ चक्कर लगाता है। कॉपरनिकस ने अपने प्रयोगों के आधार पर सबसे पहले ये प्रूफ किया कि नहीं, केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसे कॉपरनिकसीय क्रांति कहते हैं। इसके बाद से भौतिक शास्त्र की दिशा ही बदल गई, सृष्टि के विकास की, उसके निर्माण की, वो सारी दिशा ही तब्दील हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति मानी गई थी साइंस के क्षेत्र में भी उस जमाने में। तो इसी तरीके से कांट का स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरीके का है। कांट से पहले के दार्शनिक ये मानते थे कि प्रकृति का स्वरूप जैसा है वैसा हमारा ज्ञान होगा, प्रकृति का स्वरूप हमारे ज्ञान के स्वरूप को तय करेगा। जबकि कांट ने इसको पलट के कहा कि नहीं, हमारी बुद्धि तय करेगी कि प्रकृति का स्वरूप कैसा है। जबकि इससे पहले यह था कि प्रकृति का स्वरूप हमारे ज्ञान की सीमा को तय करता है। कांट कहता है कि नहीं, हमारी बुद्धि प्रकृति का स्वरूप तय करती है कि हम प्रकृति को कितना जान सकते हैं। तो प्रश्न होता है कि ये कैसे होता है। तो देखिए, जैसे पहले बता चुके कि हम प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में कभी नहीं जान सकते कांट के हिसाब से। कांट ये कहता है कि जब हमको प्रत्यक्ष होता है, तो वो प्रत्यक्ष एज इट इज नहीं होता कि जैसे मैंने चीज को देखा और मैंने उसको पूरे स्वरूप में जान लिया या उसके वास्तविक स्वरूप में जान लिया। मुझे कुछ संवेदन हुआ, वो संवेदन भी फिर देश काल के द्वार से गुजरता है, फिर बुद्धि की कोटियां उसको व्यवस्थित करती है, उसके बाद मुझे ज्ञान होता है। तो वो इतने स्टेप से गुजर के ज्ञान मुझ तक आता है कि उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो चेंज हो जाता है। और प्रकृति का जो स्वरूप है वो
मैं उस तक नहीं पहुंच पाती, मतलब कोई भी ज्ञाता या कोई भी जानने वाला उस तक नहीं पहुंच पाता कि वास्तविक प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो प्रकृति का स्वरूप ज्ञान की इस प्रक्रिया में बदल जाता है, तो हमारी बुद्धि प्रकृति को सीमित ही जान पाती है। इसीलिए कांट ये बात कहता है कि हमारी बुद्धि प्रकृति को स्वरूप का निर्धारण करती है। तो इसे इस तरीके से बोल दिया गया कि हमारी बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। तो हमारी बुद्धि प्रकृति का निर्माण कैसे करेगी, यही स्टेटमेंट मैंने आपको समझा रही हूं कि हमारी बुद्धि प्रकृति का निर्माण इस तरह करती है कि प्रकृति से हमें जो ज्ञान मिलता है वो अपने मूल स्वरूप में हम नहीं जान सकते। अब ये किसकी सीमा है, तो कांट कहता है कि ये ज्ञाता की सीमा है कि उसके पास 12 ही कोटियां हैं, पहली बात, और इसी प्रोसेस से होकर उसको ज्ञान मिलेगा। तो इसी प्रोसेस से होकर उसको ज्ञान मिलेगा, तो उसकी सीमा है, प्रकृति की सीमा नहीं है, हमारे ज्ञान की सीमा है। तो हमारी बुद्धि प्रकृति को हमें कम ही जानने देती है, उसके मूल स्वरूप में हमको जानने नहीं देती। तो ये इस स्टेटमेंट की व्याख्या हो गई। अब एक और सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर हम प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में नहीं जानते तो जो हम जानते हैं वो क्या है। कांट उसे संवृत्ति नाम देता है, फिनोमिना नाम देता है, और प्रकृति जो मूल स्वरूप में बिना जानी रह जाती है उसे वो परमार्थ का नाम देता है, न्यूमिना का नाम देता है। तो यहाँ पर एक और द्वैत उत्पन्न हो गया है, एक वो चीज जिसे हम जानते हैं, एक वो चीज जो हमारे जानने से रह गई। तो एक और विभाजन उठा, संवृत्ति और परमार्थ का विभाजन। अब इसको हम और डिटेल से हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।